नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण जी। ज्योति जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नई जिम्मेदारी मिली आपको और बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है ये फाइनेंस के लिहाज से, और आपकी अपने मुझे लगता है कि हॉबी है, वही आपको एक विषय भी मिला। कैसा रहा ये पूरा अपना कार्यकाल? देखें 1 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल आपका हो चुका है, 2 वर्ष हो चुके हैं पूरे। हाँ, देखिए, ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो व्यक्ति के मन के क्लोज टू दी हार्ट, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री हूँ और अर्थशास्त्र के विषय में स्वाभाविक रुचि है। साथ ही साथ चूंकि इस पूरे परिवेश में अभी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात ज्यादा होती है, तो चूंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात होती है तो उसका जो इकोनॉमी वाला हिस्सा है, उस इकोनॉमी वाले हिस्से पर काम करने वाले लोगों की मैं कहूँगी विश्व भर में संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने वाले लोग रेयर हैं, कम है जी। तो उस नजरिए से अगर आप कहेंगे स्पेशलाइजेशन था और माननीय मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेदारी दी, उन्होंने ये समझा, उसके लिए तो खैर वो टैलेंट की पारखी हैं और उनको पता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने काम दिया उसको पूरी शिद्दत से, पूरी समझ से, पूरे सामर्थ्य से निभाने की कोशिश की। ये 5वां वित्त आयोग है जी, इससे पहले 4 हैं जी। अलग क्या किया आपने इसमें? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। जब वित्त आयोग का कार्यभार लिया तो राजस्थान की जनता से एक वायदा किया था कि जिसको पूरा डेवोल्यूशन पैटर्न कहते हैं या जिसको ट्रांसफर पैटर्न कहते हैं, जो कि केंद्र से राज्य और फिर राज्य से अन्य सभी निकायों तक जाता है, उसमें इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे कि एक तो सक्षमीकरण हो, एम्पावरमेंट हो। पहले बयान में अगर आप टैली करेंगे, मैं आई थी उस समय भी, तो यही बात मेरी प्रायोरिटी ही यही थी कि किस तरह से निकायों को सक्षम करें, पंचायतों को सक्षम करें, किस तरह से उनमें वित्त की ट्रांसपेरेंसी का निर्माण हो, किस तरह से ई गवर्नेंस का पूरा लाभ मिल सके और किस तरह से डिप्रिवेशन यानी जो कहेंगे कि जिनको आवश्यकता अधिक है उस आधार पर प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। मैंने इस दृष्टि से जितना संभव है, वित्त आयोग की पूरी टीम ने ही, मैं कहूंगी बहुत शानदार टीम हमारी है, और उस पूरी टीम ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि इन निकायों को सशक्त करने के लिए धन का जो वितरण है, अंतरण है, उसके माध्यम से हम एक पूरा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बदल सके। मैं आपको बताती हूँ कुछ मोटी मोटी बातें जो हमने की। पहली बात तो जो अंतरण के सिद्धांत थे, क्राइटेरिया होता है ना कि किस पंचायत में कितना जाएगा। बिल्कुल। अब इसके साथ में छोटा सा सवाल, देखिए पंचायत राज को तो वास्तव में सरकारों की पहल जो रही है मजबूत करने की, इसमें कोई संदेह नहीं। बजट भी बड़ा है उनका और पैसा जा भी रहा है। मैं तो कहूंगा कि काम करने के लिहाज से लोग प्रधान बनने से ज्यादा सरपंच बनना बेहतर समझने लगते हैं। ये सच है ये। लेकिन निकायों में भैरव सिंह शेखावत साहब के सामने उस वक्त बड़ी डिमांड थी कि चुंगियों पे करप्शन फैल रहा है, चुंगी खत्म करे, चुंगी खत्म ही कर दी। अब निकायों के पास में जो पैसा है तो टैक्सेज, आपके पास विज्ञापनों के टैक्स और इनसे, या फिर हाउस टैक्स कभी किसी निकाय का पूरा हो ही नहीं पाया, उसके आसपास का आंकड़ा किसी ने नहीं छुआ। तो पैसा जो इनके पास में आएगा वो कैसे आएगा? विकास। मैं वही आपको बता रही हूँ कि देखिए 2 प्रकार की चीजें हैं। एक तो ये है कि केंद्र से जो अंतरण होते हैं, यानी केंद्र का जो 14वां वित्त आयोग है, 13वां वित्त आयोग था, उसके बाद 14वां वित्त आयोग, उसमें जो अंतरण हुआ वो मोदी जी के समय में, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के समय में इतना बड़ा एक सुधार हुआ है, इतनी बड़ी एक फाइनेंशियल, मैं कहूंगी कि रूरल जमीन के लिए तो एक तरीके की क्रांति हुई है। पूछे कैसे? कि जो टोटल 32% आता था वो अब 42% आकर के सीधा पंचायतों में जाने लगा। जब सीधा पंचायत में पैसा जा रहा है, आप जानते हैं, अगर मैं आपको आंकड़े के तौर पे, आप ये मत कहिएगा कि आंकड़े यहाँ ज्यादा बता रही हूँ, लेकिन अगर आप आंकड़ों के तौर पे देखेंगे तो 2015 से लेकर के 2020 तक राजस्थान की कुल 9891 पंचायतों में 23,000 करोड़ रुपए अंतरित हो रहा है। एंड ये मैं फंड्स वो बता रही हूँ जो राज्य और केंद्र के मिलकर के फंड्स आ रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे। मैं एक बार ये मॉनिटरिंग का, बिल्कुल मैं इसी पर आ रही हूँ। तो ये प्रश्न आपने नवाचार का जो किया, मेरे मन में भी यही सबसे बड़ी बात थी कि अगर एक छोटे पात्र में बड़े पात्र का पानी आपको डालना है, अब वो व्यवस्था आपने जो पहले पैदा की थी वो छोटे पात्र की व्यवस्था है। ये जो जिस प्रकार का अंतरण हो रहा है, चाहे वो केंद्र से हो या फिर वो राज्य से हो, उसका वॉल्यूम इतना बड़ा, तो उसकी क्वालिटी में कैसे सुधार लाए, यानी पर पैसा एक्सपेंडिचर की क्वालिटी में सुधार कैसे लाए। और इसी के लिए मैंने
पूरा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर चेंज किया। मैं बताती हूँ कैसे। राज्य वित्त आयोग ने अंतरण के सिद्धांत बदले, यानी जो ज्यादा पिछड़ी जगह है, जो ज्यादा पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका क्राइटेरिया इस तरह कर दिया कि उनको पैसे के दृष्टि से अधिक मिलने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने ये पूरा जो पैसा था जो राज्य वित्त आयोग की ओर से जाता है, जो पिछली बार करीबन 2457 करोड़ था, उसमें पहले टाइड अनटाइड उसके इतने सब मसले थे कि उनमें क्या कि ग्रामीण जो परिवेश है वो उलझ कर रह जाता था। हमने बहुत सीधा इसका तरीका निकाला कि हमने 10% पैसा और 20% पैसा हमने जो राष्ट्रीय और राज्य के महत्व की चीजें थी, जैसे राजस्थान में 10% पॉपुलेशन, लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर मतलब 10% एरिया पर साथ ही साथ देखेंगे पानी आपके पास कितना पास 1%, 1.1%। हाँ जी, तो जल स्वावलंबन चल रहा है। अब जल स्वावलंबन सपोर्ट कैसे हो, तो हमने टाइड अनटाइड का ये भेद मिटाते हुए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए एक तरीके का हम कहेंगे परसेंटेज फिक्स कर दिया। उसमें क्या है कि पैसे का एलोकेशन उस तरफ रहा तो उससे बहाव सही डायरेक्शन में हुआ। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि कोई डेटा नहीं है। आई रोट एन आर्टिकल फॉर इंटरनेशनल जर्नल दैट इज रिच पंचायत एंड पुअर डेटाबेस, यानी जिस पंचायत में पहले 10 लाख आ रहा था वहां 53 लाख आ रहा है, 5 गुना 3 गुना, लेकिन डेटाबेस कुछ भी नहीं है। पता कैसे लगे कि किस तरह से पंचायत की आवश्यकता है, आपको उसको किस मद में पैसा देना है, किन चीजों के लिए पैसा देना है, तब ना आपकी ग्रांट्स अंतरित होंगी। चलिए वो तो डिमांड के अनुसार उन्होंने बता दिया होगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास में हुआ ये योगेंद्र जी कि वो डेटाबेस खड़ा करने के लिए हमने 5% पैसा रिजर्व किया। फिर हमने, आपने बड़ा अच्छा जो सवाल पूछा कि मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग कि वो कुल मिलाकर वो इंसेंटिवाइज कैसे हो, तो हमने फिर ये कहा कि हम आपको पैसा अधिक 5% तब देंगे जबकि आप अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं, क्योंकि उनको विनिवेश करना है। अब जैसे जीएसटी का समय आ गया है ना, और बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी जिनमें अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। तो इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में ये बात जरूरी है कि पहले तो वो अपनी दृष्टि से कर लगाने की शुरुआत करें, फिर उसका की वसूली हो, और फिर आपका तीसरा सवाल आता है कि मॉनिटरिंग कैसे हो। तो मॉनिटरिंग के लिए हमने इतना जबरदस्त सिस्टम सजेस्ट किया सरकार को, और जो कि पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव बात थी, बट मैं धन्यवाद दूंगी आदरणीय वसुंधरा जी को कि उन्होंने बेहिचक, माननीय मुख्यमंत्री ने बेहिचक इस चीज को स्वीकार किया। ये देश का पहला एकमात्र वित्त आयोग है जहां पर 60% पैसा खर्च नहीं हुआ अगर तो, और मैं सिर्फ यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रही, सर्टिफिकेट की, अगर 60% पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा तो आपको अगली इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। और वो जो पैसा आपका खर्च हो रहा है उसके लिए हमने ऑडिट के सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया। मैं आपको सच कहूंगी कि आप थोड़ा सा तंत्र मुझसे तंग भी आया इस मामले में, पर मैंने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाते हुए सोशल ऑडिट एंड ओवरऑल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, उसके लिए इतनी जबरदस्त मुहिम छेड़ी और वित्त विभाग ने इसमें पूरा हमारा साथ भी दिया। अब राजस्थान में पहले से 3 टाइम्स फास्टर एंड 3 टाइम्स डीपर इन 2 वर्ष में, 3 टाइम्स फास्टर 3 टाइम्स डीपर ऑडिट हुआ। छोटा सा सवाल, ऑडिट, या गुड, अच्छी बात है ये तो, क्योंकि पैसा जब टैक्स पेयर्स का लग रहा है नेचुरली जा कहाँ रहा है, बिल्कुल। यानी एक गांव में अगर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपने एक बात बहुत अच्छी की कि आप अपने रिसोर्सेज को डेवलप करिए कि पैसा कैसे आएगा, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों की सोच होती है पहले से कि टैक्स का नाम आते ही कान खड़े होते हैं, किस बात का टैक्स, चूंकि इसी वजह से खत्म की गई कि वो देना नहीं चाहते थे। तो अब एक गाँव में पंचायत स्तर पे टैक्स वसूलना संभव हो पाएगा? और ये कभी ना कभी इस मनस्थिति से बाहर तो आना ही होगा ना। अगर कचरे का संधारण करना है, अगर आपको बिजली भी सही तरीके से चाहिए, अगर आपको कनेक्टिविटी भी चाहिए और बाकी सब चीजें चाहिए, तो आप अल्टीमेटली सरकार की ग्रांट्स पे एक स्थिति से आगे नहीं डेवलप। जैसे कहीं हमने पंचायत, कहीं ने बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस भी की, कहीं मेलों वगैरह की व्यवस्था थी, तो उन पंचायतों ने, उन निकायों ने बहुत अच्छे टैक्सेस खड़े किए। कुछ ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां थी, एंटरटेनमेंट थी या और कोई चीजें थी, उनमें से टैक्सेस की अच्छी। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ लोगों की थी। हमारी ये कोशिश है कि पंचायत से लेकर के निकाय, अब जैसे अभी मैं पीछे महाराष्ट्र जाके आई, उनका पूरा सिस्टम उन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड खड़ा किया है, मुझे लगता है कि हम उसको यहाँ हाँ यूटी टैक्स के केस में फॉलो कर सकते हैं। तो हमने मेयर्स की कॉन्फ्रेंस ली, हमने नीति आयोग के साथ, हम नीति आयोग चेयर के साथ हमने बेंचमार्किंग पर एमओयू किया,
इसके अतिरिक्त हमने एक वेबसाइट भी इससे चलाई कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिसको हमने निकाय मित्र कहा। मतलब एक स्टेप हम उस एम्बिट से भी बाहर चले गए। हमने ये भी किया कि कुछ कुछ एक्टिविज्म भी हो। क्या होता है कि अगर पंचायतों का नेटवर्किंग बहुत शानदार नहीं है, तो मान लीजिए कि पाली की एक पंचायत ने बेहतरीन काम किया, तो वो पंचायत बाड़मेर की एक पंचायत से कैसे जुड़ सकती है? ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई पंचायत के माध्यम से जुड़ेगी, जो कि पंचायती राज ने अच्छा काम किया। वक्त की डिमांड में चलिए मैं आपके साथ बना रहूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान राज्य वित्त आयोग की चेयरपर्सन ज्योति किरण जी। ज्योति जी, एक मेरा सवाल है यहाँ पे, मुझे भी आपने एक बार मिलवाया, भाजपा शासित कई राज्यों के फाइनेंस कमीशन से जुड़े लोग यहाँ पे आए, आप भी कह रहे हैं आप भी महाराष्ट्र जाकर के आए, तो क्या कुछ ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि एक ऐसी रूपरेखा तय हो, नवाचार कह सकते हैं इसमें, ताकि उसका एक मॉडल जो है वो बने, सभी राज्यों में एक जैसा लगे, अदर स्टेट्स में फिर बाद में फॉलो किया जा सकता है, ऐसा कुछ है? कुछ देखिए, हमने कॉमन चीज हो जिसमें, हाँ, हमने तो नवाचार जो राजस्थान में शुरू किया था वो इन्हीं बेसिस पर शुरू किया था कि एक तो पूरा सिस्टम में एक रूपता आ सके, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अभी आईटी एनेबलमेंट के माध्यम से, अन्य चीजों के माध्यम से पूरा एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर हम किस तरह से नव प्रवर्तन से ठीक कर सके। अब बाकी जगह बात फैली तो अन्य राज्यों के, जैसे मध्य प्रदेश का वित्त आयोग पहले आया, फिर छत्तीसगढ़ का वित्त आयोग आया, फिर अभी अभी हरियाणा का वित्त आयोग आके गया, आप थे उस कार्यक्रम में। तो उस नजरिए से मुझे लगता है, लेकिन हाँ, मैं इसे अस्वीकार नहीं करूंगी। संगठन के स्तर पर निश्चित तौर पर ये बात जरूर है, और इसको केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सभी वित्त आयोगों की एक मीटिंग बुलाई थी, और उसमें उन्होंने, मैं 1.5 साल पहले की आपको बात, 1.5 साल पहले की बात कह रही हूँ, तो उसमें ये बात जरूर कही थी कि जो कुछ इतना बड़ा धनराशि केंद्र से राज्यों की ओर आ रहा है, सीधे पंचायतों में जा रहा है, तो उसका किस तरह से प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, और किस तरह उस वितरण को हम ट्रांसपेरेंट बनाए, एफिशिएंट बनाए। लेकिन राजस्थान ने अपने आप उसमें लीड ले ली। मुझे अन्य राज्यों का नहीं पता, लेकिन राजस्थान ने इसमें लीड लेते हुए इस प्रकार का एक मॉडल, आप कहेंगे अलोकेशन मॉडल, जिसको अभी मैं आपको कहूँ कि ब्रिक्स कंट्रीज में भी जो ये बातचीत हुई, जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन है, तो वहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बातचीत हुई, उसमें भी मुझे मौका मिला पेपर पढ़ने का, और राजस्थान के मॉडल को मैंने वहाँ कहा, और मुझे लगता है कि उसकी काफी सराहना हुई। फार्मर्स का मुद्दा बड़ा करंट मुद्दा इस वक्त सभी के सामने है, और गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन क्या स्थायी सॉल्यूशन के बारे में कुछ विचार है? आप लोग भी कुछ सुझाव दे रहे हो कि किस तरह से, चूंकि पंचायतों से संदर्भित हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गहरे तक काम करते हैं, और मैं आपको फिर बताऊं कि हम ये पहला वित्त आयोग है जो पूरी 9894 पंचायतों में पहुंचा है, सभी ग्राम सभाओं में पहुंचा है, हमारी टीम्स जो है सब तरफ पहुंची है, क्वेश्चनर से हमने उनकी चीजें जानी है। तो उस दौरान किसानों के मुद्दे भी जरूर ध्यान में आते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो एग्रीकल्चर को हमने कभी भी इंडस्ट्री इस नाते से देखा नहीं। अब ये कांग्रेस के समय ये हमें विरासत में मिली हुई समस्या है, पार्टी को भी विरासत में मिली हुई समस्या है, सरकार को भी। अब अचानक ये विषय ध्यान में आ रहा है, और मैं पूरी तरह से इसको स्वीकार करूंगी कि इन मुद्दों को पूरी गंभीरता से लेकर, पूरी समझदारी से लेकर के, चाहे मार्केटिंग का एरिया हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का एरिया हो, चाहे क्रॉप के आप कहेंगे कि बीजों और अन्य सुधारों का एरिया हो, या फिर कहेंगे कि आप उसकी फाइनेंसिंग की व्यवस्था हो, जिसमें हम फसल बीमा से लेकर के, आप देख रहे हैं अभी इतना बड़ा राजस्थान ने तो बेहतरीन फसल बीमा में काम किया है। अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे इस बारे में बात हुई थी कि केंद्र की योजनाओं का। बिल्कुल। मेरा छोटा सा सवाल है, जब आपके एमएलए और एमपीज के साथ में वार्ता कर रहे थे, शायद जब की जो अंदर सूत्रों से बात पता लगी कि 70% स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स को हम कंसिडर कर चुके हैं जी, लेकिन ना आपके सांसद विधायकों को पता है, और क्योंकि 30% कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, लेकिन किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। वही मैं आपको बात कहने का प्रयत्न कर रही हूँ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हूँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी थी। प्रश्न आए थे और उनका उत्तर जो दिया गया था, उन्हीं उत्तरों के आधार पर मैं आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तो पूछिए कि भाई स्वामीनाथन जो सड़क पे सो कॉल्ड किसान नेता अचानक मशरूम हुए, आपने देखा है राजस्थान में, हमने साथ साथ देखा है कि किस प्रकार मुद्दों को घुमाकर, किस उसके राजनीतिक रंग दे करके किसान नेता अचानक अवतरित हुए जो कभी थे नहीं।
अब उन नेताओं से प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की पूरी रिपोर्ट्स को पढ़ा है। इम्प्लीमेंटेशन में चाहे केंद्र की बात करें, वी आर वेरी सेंसिटिव पीपल हियर। माननीय मोदी जी बहुत सेंसिटिव है, माननीय वसुंधरा जी बहुत सेंसिटिव है किसानों के मुद्दों को, क्योंकि धरती पुत्र पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अभी हम राजनीतिक लोग भी तो हैं। आप समझिए कि इतनी लार्ज, लॉजिक यूज कीजिए, इतनी लार्ज वोटिंग पॉपुलेशन, इतना बड़ा यूथ वोटर जो ग्रामीण क्षेत्र से आता है, उसके मुद्दों की दृष्टि से हम आर्थिक रूप से भी संवेदनशील है, हम राजनीतिक तौर से भी संवेदनशील है। तो ये तो बिल्कुल कहना गलत है कि मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल आपकी बात सही है, 75% चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इसके लिए जो आईईसी मैसेज नहीं, अभी भी किसानों को लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है। नहीं, चूंकि मैंने कहा ना, अभी ये पोस्ट ट्रुथ का जमाना है, यहाँ पर भ्रम फैलाने वाले लोगों को अधिकाधिक, सॉरी टू से, मीडिया सपोर्ट भी है कहीं कहीं, तो यानी भ्रम की अगर राजनीति ही करनी है और भ्रम की केवल बात करनी है, तो फिर तो इसका कोई अंत नहीं। राजनीति छोड़कर राजनीति एक यूथ प्रोजेक्ट आप लोगों का, समय कम है तो मैं 2 प्रोजेक्ट्स को लेके जानना चाहूंगा। यूथ प्रोजेक्ट में क्या, किस तरह की रूपरेखा है इसकी? देखिए, आप जानते हैं नव मतदाता राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैंने शुरू किया था, और करीब करीब आप समझिए 8 लाख यूथ वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, नव मतदाता, मिलेनियल वोटर्स, जिसको माननीय मोदी जी ने, अब माननीय मोदी जी ने उनको मिलेनियल वोटर्स कहा है, पर राजस्थान तो तभी 8 लाख वोटर्स जोड़ चुका था। अब उस पूरी परिस्थिति में हमने सोचा कि इसको हम ग्रेजुएट कैसे करें इस प्रोग्राम को, तो हमने इसे एक नए संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बदला और उसको युवा विकास प्रेरक ये कहा। ये ऐसे प्रेरक हैं जिन्होंने, जो इंटर्न्स हैं, यंगस्टर्स हैं, IIT से हैं, NIT से हैं, मेडिकल के क्षेत्र से हैं, फार्मेसी से हैं और MBAs हैं। ये ऐसे 100 लोग राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं, और माननीय मोदी जी के, माननीय वसुंधरा जी के जो जन सहभागिता को विकास को आंदोलन के तौर पर लेने का काम है, उसको कर रहे हैं। बेहतरीन काम इन्होंने नोटबंदी में किया, बेहतरीन काम ये GST में कर रहे हैं, बेहतरीन काम इन्होंने जल स्वावलंबन में किया। अगर आप फेसबुक फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, आप काफी एक्टिव हैं, जन TV तो ट्वीट भी काफी करते रहता है, तो आप युवा विकास प्रेरक को फेसबुक पे फॉलो करके देखिए। आप देखेंगे किस तरह इन युवाओं ने 1 वर्ष राजस्थान के नाम दिया है। मुझे लगता है कि पूरे स्टेट्स, बाद में अब हमसे, जैसे नव मतदाता में हमें लोगों ने फॉलो किया, ऐसे ही अब हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी स्टेट्स, हरियाणा फॉलो कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा है कि फाइनेंस कमीशन, 2 चीजें, एक तो मॉनिटरिंग, उसके साथ में आप लोग ये भी करते हैं कि वास्तविक मार्गदर्शन भी कह सकता हूँ कमीशन के माध्यम से। 2 चीजें निकल करके आती हैं। CAG की रिपोर्ट जो खुलासा करती है, बहुत सारे स्टेट्स की बात है कि पैसा, बजट एलोकेशन जिस तरह से यूज अलॉट हुआ, लेकिन उसके बावजूद काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो दाएं बाएं चले जाता है। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। बिल्कुल, इसमें कोई गुरेज नहीं है स्वीकार करने से। सरकारें ऐसा क्यों करती हैं? सरकारें ऐसा करती हैं या नहीं करती है, सेकेंडरी क्वेश्चन है। मुझे बताइए, ग्राम सभा ऐसा होने क्यों देती है? ये जो सोशल ऑडिट का विषय है, देखिए, मैं कम से कम 100 पंचायतों में खुद गई। वहां जाके मेरा पहला सवाल ये था कि पट्टिका पे पैसे लिखने चाहिए कि 53 लाख आए, यहाँ SFC के 10-25 लाख आए और वहां से 53 आए, कहीं पट्टिका पे लिखा नहीं। तो हमने पहला काम ये किया, ताकि गांव लोगों को पता तो हो। हाँ, एंड हर पंच सरपंच को पता होना चाहिए कि इस अगस्त, इस सितंबर ये 53 लाख आ गए, ये 25 लाख आ गए, मिलके 1 करोड़ रुपया आ गया। 1 करोड़ जिस पंचायत को आया और आपने सूचना दी कि आया, तो वहां विकास का काम ग्राम सभा ने तय करना चाहिए, पंचायत ने तय करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, अभी तक चूंकि ये विषय ही नहीं था ना, आपकी ग्राम सभा जैसी चीज सुदृढ़ ही नहीं हुई, तो हमने पहली बार वित्त आयोग के माध्यम से, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, हमने पंचायती राज को कहा कि हमें स्टेटस पेपर दो कि कहां कहां ग्राम सभाएं कितनी मजबूत है और उसके लिए क्या हो रहा है। और केंद्र सरकार ने मदद की, उन्होंने GPDP का जो आधार लिया, उसको लेते हुए समस्त तरीके से अब आपको वेब पोर्टल पे डालना है कि आपका GPDP कहाँ चल रहा है। एक रोचक बात और है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि कई डिपार्टमेंट्स में आई ये कि VC अलग भरी गई उसकी, और उसके बाद में उसका पैसा जो है किसी दूसरे उसमें लगा दिया गया। देखिए, करप्शन हटना, ट्रांसपेरेंसी आना, ये सिस्टम के लिए बहुत माकूल और बहुत गहरी जरूरत है, लेकिन ये खाली वन साइडेड नहीं है। इसको करने के लिए सतत जागरूकता, ये नागरिक की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, यूजर सर्टिफिकेट आपको एक बार देना पड़ेगा। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि वो पूरा जो तंत्र है उसकी पहरेदारी भी तो इन्हीं संस्थाओं को करनी है ना।
तो इन संस्थाओं के जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि वोटर, मैं आप सबको भी जन टीवी के माध्यम से अपील करूंगी कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्लीज हमारी वेबसाइट पर आइए, सुझाव दीजिए और निश्चित तौर पर अगर आपको कहीं पर भी कुछ दिक्कत दिखाई देती है हमें इन्फॉर्म कीजिए और हम हर तरीके से जनता के साथ हैं इन संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि जब ये संस्थाएं सक्षम बनती हैं तो जनता सक्षम बनती है। वित्त आयोग डेडिकेटेड है इस बात के लिए और पूरा राजस्थान जानता है ये बात। छोटे छोटे से सवाल है, आपका 2 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या ऐसी कमियां आपने देखी जो लगता है आपको कि वास्तव में इसमें सुधार होना बहुत जरूरी है? डेटा की कमी, मैंने इस पर बहुत काम किया। सोशल ऑडिट को भी मैं कहूंगी डिपार्टमेंट को हिलाने डुलाने का महत्वपूर्ण काम किया। कई बार इस बात से डिस्कम्फर्ट भी होता है कि हम बहुत तेज, हमारे पास समय नहीं है, आयोगों का समय थोड़ा होता है, इसलिए हमारे लिए प्रतिदिन इम्पोर्टेंट है। डेटा पंचायत में है कि नहीं, अगर 70 साल के बाद भी आप डेटा ढूंढ रहे हैं कि उनको किन किन चीजों पर आवश्यकता है, उनका खर्च क्या है, उनका खर्च इस दिशा में काम हमने 5% तुरंत कहा कि हम एलोकेट करते हैं। हमने जितना हमसे हो सकता था हमने डेटा सिस्टम वहां खड़ा होने की बात की। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा कि पंचायत में सहायकों की कमी थी इस वजह से, तो हमने ये भी कहा कि एक ऐसा कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल अगर पार्ट है तो वो दें। डेटाबेस के लिए अलग से पैसा भी हमने एलोकेट किया। गैप फंडिंग की भी बात की। पहली प्रायोरिटी डेटा, दूसरी प्रायोरिटी ग्राम सभाओं की मजबूती। मेरी अपील है ये। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुछ फाइनेंसेस आपके पास आ रहे हैं, पंच से लेकर सरपंच तक सबको ज्ञान होगा, ई गवर्नेंस की बात होगी। और इसमें कई जगह मैं आपको जैसे धौलपुर का भी उदाहरण देती हूँ, वहाँ एसएचजीज के माध्यम से हम जीपीडीपी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपने ग्राम की योजना एकीकृत बनाएं, आपको कभी वित्त की कमी नहीं आएगी। ये वित्त आयोग आपको विश्वास देता है, लेकिन योजना बनाना तो आपका काम है। बिल्कुल। खैर समय कम है, वैसे बाकी मेरा एक छोटा सा सवाल और मैं कम शब्दों में चाहूंगा कि आज की पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, कुछ कड़वी बातें हैं जो सुधार के अंदर लगती हैं और कांटों की तरह भी होती हैं, सुनने के आती हैं हमारे पॉलिटिशियंस से, ये सुधार चाहते हैं हम, ये वास्तव में होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, लंबा जवाब देने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक सीधा सा अंग्रेजी का मुहावरा है, वो कह के इसको अंत करूंगी, आइदर यू लर्न और यू पेरिश। अगर पॉलिटिशियंस जनता की आवाज सुनकर नहीं सीखेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। अब एस्पिरेशंस का जमाना है, इस समय बहुत बहुत जनता की एस्पिरेशंस ज्यादा है और इन एस्पिरेशंस को अगर हम पूरा नहीं करेंगे और उनकी बात नहीं सुनेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। सो लर्न और पेरिश। चलिए ज्योति जी, आप हमारे साथ में जुड़ी और आपका काफी वक्त हमने लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपने रियली अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा हो, सरकार का पैसा हो, पैसा जनता का होता है, उसका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि मैक्सिमम वर्क निकल सके, मिनिमम पैसे, मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम वर्क। बिल्कुल, उस तरह से अगर उसमें हो, पैसा भी कम हो और लागत कम हो, काम ज्यादा निकल सके, एडमिनिस्ट्रेशन पे कम और रिजल्ट ज्यादा। वही एक स्मार्टनेस है। और लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि पंचायतों के पास आंकड़ों का अभाव होता है, इसी वजह से उंगलियां उठती हैं। अगर उस रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो मुझे लगता है कि आरटीआई का जमाना है, सोशल ऑडिट का जमाना है और जागरूकता का जमाना। अगर आप जागरूक हैं तो कोई करप्शन नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी उसी से बनती है और जो आपने कहा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और एक मुलाकात में हमारे साथ जुड़े उसके लिए एक बार फिर आपका धन्यवाद। जन के सभी दर्शकों को सतत जागरूकता के संदेश के साथ धन्यवाद। चलिए एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।